Hello and welcome to this India Today special. We are on the campaign trail and in Bihar, and we are with the Congress President Mallikarjun Kharge, who is at the moment traveling across the country and now in Bihar. Mr. Kharge, we are halfway through. आधा चुनाव हो चुका है और आधे चुनाव के बाद किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि हर भाषण में अब आप कह रहे हैं कि मोदी जी आने ही नहीं वाले हैं, सरकार इंडिया अलायंस की बन रही है. कहां से इतना आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब आपकी सरकार बनने जा रही है? कहां से ये कॉन्फिडेंस आ रहा है? ये जनता से कॉन्फिडेंस आ रहा है. जहां भी हम जा रहे हैं, जनता जो रिस्पॉन्ड कर रही है और पिछले चुनाव को जो देखते हुए 2019 के चुनाव को देखते आज का जो जनता का रिस्पॉन्स है और उस रिस्पॉन्स पे और अंडर करंट जो भी हमको सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ गांव में जाते हैं, पंचायतों में जाते हैं, सिटी में जाते हैं, तो नेचुरल जो सपोर्ट आ रहा है, तो इससे ये मालूम होता है कि जनता ये तय कर लिए है कि इस बार मोदी जी को वोट नहीं देना. उसी आधार पर हम लोग भी अपने असेसमेंट से ये कह रहे हैं कि मोदी जी के बीजेपी को हमने रोक रहे और हमारे पास इतने नंबर आएंगे जो मोदी गवर्नमेंट को नहीं बनने देंगे. ये नंबर तो हमारे पास आएंगे. मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि शुरुआत में तो मोदी जी और बीजेपी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, और जो अगर 2019 का चुनाव देखें, आपको 53 सीट ही आई थी, 53, उनको आई थी 303 और अपने सहयोगियों के साथ 353 आई थी. तो गैप बहुत बड़ा था. क्या बदला है? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, ये गैप कम होता जा रहा है या आप समझते हैं कि मोदी जी आएंगे लेकिन रिड्यूस्ड मेजोरिटी से आएंगे? ये देखो रिड्यूस्ड मेजोरिटी नहीं, वो नहीं आएंगे ये मैं कह रहा हूं. इसलिए कितने नंबर आप दे रहे हैं? नंबर देखो, नंबर कोई ऐसा बोलता है तो वो शायद वो पॉलिटिक्स में बहुत इमेच्योर है. मैं समझता हूँ कि हमेशा ये होता है. इस बार ये हो रहा है कि तमिलनाडु में मिलेंगे उनको, केरला में मिलेंगे उनको, और तेलंगाना में तो हम लोग आगे हैं. ये तो दक्षिण भारत है, लेकिन उत्तर और पश्चिम भारत आता हूँ. आइए, तो उसके बाद में कर्नाटक में भी हम आगे जा रहे हैं. यानी पहले जो हमारा 0 से 1 से था, उससे भी हम मोर देन 50% हम ले रहे हैं वहां पर. उसके बाद में महाराष्ट्र में भी ठीक चल रहा है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहां बीजेपी का स्वीप हुआ था पिछले बार. हाँ, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सब लीजिए. जब पहले उनको 100% मिला था, उसमें कम हो रहे सीट, कट जा रहे हैं. इसी आधार पर आप देखिए वो 300 से पार कहाँ होते हैं. सर, लेकिन 272 तो मिल रहे हैं कि नहीं? कि आपको लगता है 272 भी नहीं मिलेंगे अब बीजेपी को? 200 मिलेंगे उनको अब, एज इट इज 200 मिलेंगे. बीजेपी 200 के आगे नहीं जा रही. नहीं, 200 के आसपास मिलेंगे, क्योंकि ये सब जब हिसाब हमने डाला, लोगों का रुझान देखा, देखने के बाद ये हमने कंक्लूड किया कि कंक्लूजन पे आया कि जनता इस मोदी सरकार को बदलना चाहती. 2-3 चीजें हुई हैं पिछले कुछ दिनों में जो महत्वपूर्ण है. एक, अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिली है. किस तरह से आप देखते हैं? क्या इससे आपको फायदा होगा या ये केवल टेम्पररी है? और क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आपसी तो बहुत तनाव है, क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल के इंटरिम बेल के बाद कोई फर्क पड़ेगा? देखो, ये हमारी गठबंधन है. गठबंधन में हम सब मिल के लड़ रहे हैं. किसी एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है. जब हम मिल के लड़ते हैं और उसका फायदा बहुत बड़ा होता है, और ये फायदा जरूर हमको भी होगा, गठबंधन को होगा. और वो उनको जब जेल में रखा था तो बगैर किसी अपने यानी
कोई कारण ऐसे नहीं थे कि जिससे वो इतने दिन जेल में रह सके, लेकिन उन्होंने रखा, वो भी चुनाव के वक्त। अगर उनको करना तो 6 महीने पहले करना था, साल पहले करना था, और या तो इलेक्शन के बाद करना था। ये सताने की बात और ये जो कर रहे हैं तो वो सब उनके खिलाफ जा रहा है। और हेमंत सोरेन भी जो पूर्व हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री, भी। क्या आप समझते हैं उनको भी अब रिहा करना चाहिए? उनको भी कैंपेन करने का अधिकार होना चाहिए? यस, उनको भी होना चाहिए, उनको रिहा करना चाहिए। और उनका भी यही है, आइन इलेक्शन में आपने उसको अरेस्ट किया और उनको जेल में रखा है। अगर आप चाहते कि कोई ने गलती किया तो उस वक्त आप कर सकते थे ना। जब सवाल है समय का, किस समय में आप कौन सा निर्णय ले रहे हैं, ये दर्शाता है कि आप उन लोगों के ऊपर पर्पसली अटैक कर। आप कह रहे हैं ईडी का गैर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले या 2-3 दिन पहले एक बयान में कहा है कि अडानी अंबानी का जिक्र करके कहा है कि टेम्पो में ब्लैक मनी, काला धन आ रहा है कांग्रेस के पास, कांग्रेस चुप्पी साधी हुई है अंबानी अडानी के इश्यू पर। अच्छा, इसीलिए तो हमारे कोई मित्र ने ये कहा कि काला धन अभी भी है, एक तो हो गया, इन्होंने काला धन निकाल नहीं सके, नोटबंदी से गया नहीं। दूसरी चीज, हम अगर अदानी अंबानी से टेम्पो में हमारे पास आ रहा है तो इन्होंने छापे क्यों नहीं मारे अदानी अंबानी को? अरे यहाँ से पैसा उधर जा रहा है। और उन्होंने टेम्पो आते वक्त और ऑटो आते वक्त, कार आते वक्त क्यों नहीं पकड़े वो पैसों को? किसने भेजा, उसके घर पे छापा मारो ना। आपको मालूम है ना, यू हैव एडमिटेड दे हैव सेंट, गो एंड हैव अटैक। ईडी का छापा मारो, सीबीआई का छापा मारो, इनकम टैक्स का छापा मारो उनके ऊपर, और पकड़ लेके आके पूछो तुमने कितने पैसे टेम्पो में दिया, ऑटो में दिया, कार में भेजा, लॉरी में भेजा, पूछ लो। एक और बड़ा आपने इश्यू उठाया ईसी का। इलेक्शन कमीशन को आपने चिट्ठी लिखी थी कि वोटर डेटा जो है उसको जल्द से जल्द आपने लोगों के सामने रखना चाहिए, नहीं तो सवाल उठते हैं। अब ईसी ने आपको एक जवाब दिया है कि खरगे जी, ये जो नैरेटिव आप चला रहे हैं बहुत डेंजरस है, लोगों को, वोटर को कंफ्यूज करेगा, बायस्ड नैरेटिव है। अब आपने उनको एक लेटर फिर से लिखा है, कहा है कि इतनी चिट्ठियां आपने उनको लिखी है, कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन इस पर दिया है। किस तरह से आप ईसी का रुख देख रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं खरगे जी आप कंफ्यूज कर रहे हैं वोटर को, वोटर डेटा सब अवेलेबल है ऐप पे, किसी कैंडिडेट ने कंप्लेन नहीं किया, आपने ये क्यों किया? देखो, किसी कैंडिडेट ने नहीं किया, सवाल नहीं। कि जब आपको डेटा मिलता है, आप कलेक्ट करते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, ये इतने वोटों से जीता, ये इतने वोटों, इमीडिएटली शाम में वो डेटा बाहर निकाल के लोगों को बताने में आपको क्या? वो कह रहे हैं कि हम अपने ऐप पे डाल रहे हैं और उसे लगातार अपडेट कर रहे हैं, कोई धांधली नहीं हुई है। इलेक्शन प्रक्रिया में आपका विश्वास है कि नहीं? ये देखो, हम धांधली का नहीं बोल रहे हैं। कारण क्या है कि जो डाटा हमको इमीडिएटली शाम में मिलना चाहिए, या वो ऐप पे अब आता है, नहीं, नेक्स्ट डे 11 दिन के बाद आए ना। वो पब्लिश किया है 11 दिन के बाद, लेकिन ऐप पे लगातार था। अरे क्या देहात में रहने वाले लोग वो सभी ऐप ही देखते क्या? आपको कोई आपको कोई ये है कि इतनी जो आप कह रहे हैं नफरत की स्पीचेस हो रहे हैं, भाषण, नफरत फैला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करा जाए, हेट स्पीच करवा जा रहा है, क्या आपको लगता है उस पर ठोस कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है? देखो, हेट स्पीच उन्होंने ही किया, बार बार उन्होंने मुसलमान का नाम लिया, रिलीजियस। अगर ऐसे धार्मिक विषयों पे अगर आप ओपनली, एक प्राइम मिनिस्टर बोलता है हम ये बंद करेंगे मुसलमानों को, हम वो बंद करेंगे, अगर ये ऐसा बोलते हैं तो ये हेट स्पीच नहीं है तो क्या है? तो इसीलिए तो पहले तो इलेक्शन कमीशन उनको वार्निंग देना चाहिए, नॉट ओनली वार्निंग, उनको बैन करना चाहिए, जैसा 48 आवर्स
हमारे और लोगों को दिए, उनको भी एक 10 दिन बैन करो ना। नवनीत राणा वगैरह उनके कुछ नेताओं पर नोटिस दिए, पर आपको ईसी पर विश्वास है या नहीं? इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पर विश्वास है या नहीं? देखो, इलेक्शन कमीशन पे हमारा विश्वास है, लेकिन जहां गलतियां होती बताना भी हमारा धर्म है। और इलेक्शन कमीशन ये इसी पे, जब डेमोक्रेसी को हम रखना चाहते हैं तो डेमोक्रेसी में तो इलेक्शन कमीशन की जरूरी है। और इलेक्शन कमीशन अपनी काम जितना करना है वो कर रहे हैं, लेकिन जहां गलती होती है ये बताना भी हमारा धर्म है। और उसको आप ये समझ रहे हैं कि हमारे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दिस, wherever mistakes happens, we are bringing to their notice. If you don't agree, that is a different thing. एक बताइए, हरियाणा में एक बदल आ रहा है, कुछ उनके एमएलए, इंडिपेंडेंट एमएलए सरकार को छोड़ गए हैं। किस तरह से हरियाणा की आप स्थिति देखते हैं? क्या आप दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कांग्रेस मेरे साथ चले, हम हरियाणा की सरकार गिराते हैं, हम अपनी सरकार बनाते हैं? हुड्डा जी को कह रहे हैं कि हम सरकार बनाते हैं। क्या आप हरियाणा में सरकार बनाने का प्रयास करेंगे? ये देखिए, पहले तो सो मोटो वो सरकार को निकाल देना चाहिए, डिसॉल्व करना चाहिए। क्यों कि आपने तो दूसरे तरफ से एमएलए को खरीद फरोश करके डरा के ईडी इसका केस लगा के गवर्नमेंट कर लेते हो। यहाँ तो माइनॉरिटी में आई, अब यू आस्क योर पीपल टू रिजाइन इट। ये और एक मुझे बताइए, रेवन्ना का इशू आप ही के स्टेट से जुड़ा हुआ है, किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? केंद्र सरकार कह रही है ये आपकी राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, उसको रोकना, उसको फॉरेन नहीं भेजना। क्या आप मानते हैं ये आपकी सिद्धरामैया सरकार की जिम्मेदारी थी या मोदी जी सरकार की जिम्मेदारी थी? उसमें अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, इसलिए कि वो एसआईटी को केस उन्होंने सुपुर्द किया और एसआईटी का अपना काम कर रही है। जब एसआईटी काम कर रही है तो कौन क्या करना चाहिए था, इस पे मैं अब बोलना नहीं चाहता। अच्छा, आखिर में कल राहुल गांधी ने लखनऊ में कहा कि एक डिबेट होना, मैं तैयार हूं ओपन डिबेट के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी कौन है, अगर उनको डिबेट करना है हमारे स्पोक्स पर्सन से करे। अगर खरगे जी को, कुछ लोग कहते हैं खरगे जी डिबेट करें, आप तैयार हैं डिबेट करने मोदी जी से? कौन करेगा ये डिबेट? देखिए, मैं तो उनके साथ डिबेट हाउस में ही करता हूं। मैं एज ए अपोजिशन लीडर हर पॉइंट का जवाब भी देता हूं। हर पॉइंट जो मैं उठाता हूं उसका कभी उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमेशा भागने की कोशिश की, डाइवर्ट करने की कोशिश थी, या तो हमारे पार्लियामेंट को पूरे एमपीज को बाहर डाल के उन्होंने अपना अकेला रिप्लाई खाली बेंच को देते हैं। मैं जानता हूं आपको जाना है, आप पूरे बिहार का एक दौरा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपको पूछूंगा, 4 जून को क्या मैं मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर इंटरव्यू करूंगा तो क्या आप हार मानेंगे उस दिन, या आपको लगता है ये बहुत बड़ी जीत होगी? क्योंकि हर जितने एनालिस्ट से मैं पूछता हूं वो कहते हैं जो भी हो, आना है तो मोदी को ही, हैट्रिक मोदी जी की बननी है। 4 जून को क्या होगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी? देखो, हमारा जो रिपोर्ट है, ग्राउंड लेवल रिपोर्ट, इस आधार पर हम बोल रहे हैं। अलायंस पार्टनर्स के रिपोर्ट जो है उस आधार पर हम बोल रहे हैं मोदी जी नहीं आएंगे। ओके, मोदी जी नहीं आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच खड़गे जी, थैंक यू वेरी मच।